तो दोस्तों प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने देख लिया कि कार्बन को कोवलेंट बॉन्ड बनाना बहुत ही पसंद है और वह अपने अधिकांश कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड बना के ही रहता है। इसके पीछे की वजह को भी हम लोगों ने देख लिया था और फिर हम लोगों ने देखा कि कार्बन के अंदर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसको दूसरे एलिमेंट से पूरी तरह से अलग करती हैं, जो उसको एक यूनिक नेचर प्रदान करती हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि कार्बन को अलग केमिस्ट्री बना के पढ़ते हैं, कार्बन की जो कंपाउंड की संख्या है वो लाखों में है, तो क्यों है, इस चीज़ को भी देखा हम लोगों ने। आज हम लोग देखने वाले हैं कार्बन के अलग अलग अपरूपों को, ये अपरूप क्या होते हैं और इन अपरूपों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उन चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन को। तो दोस्तों ये हमारा डायमंड है, ये हमारा ग्रेफाइट है। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेफाइट और डायमंड के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस है तो आप क्या बताएंगे। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये फिजिकल डिफरेंसेस में जो अंतर है वो क्यों पैदा हो रहा है। तीसरा सवाल आपसे पूछ सकता है कि ग्रेफाइट और डायमंड किस चीज़ से मिलकर बने हैं। तो ज़रा सोचिए कि इनका आंसर आप किस तरह से देंगे। तो हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि ग्रेफाइट और हमारा जो डायमंड है वो दोनों ही कार्बन से मिलके बने हैं। कार्बन 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 आपस में मिल करके वह एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। वह स्ट्रक्चर टू डायमेंशनल हो सकता है, वह स्ट्रक्चर थ्री डायमेंशनल हो सकता है और उसी के आधार पर फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ डिसाइड की जाती है। अब आपसे सवाल पूछ सकता है कि कार्बन कार्बन आपस में जिस तरह से जुड़े होंगे डायमंड में, क्या कार्बन कार्बन उसी तरह से ग्रेफाइट में भी जुड़े होंगे। तो इसका क्या आंसर देंगे आप। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि नहीं, ग्रेफाइट में जिस तरह से कार्बन कार्बन जुड़े हैं उस तरह से डायमंड में कार्बन कार्बन नहीं जुड़े हैं। दोनों में जो कार्बन का अरेंजमेंट है वो अलग अलग है। आगे हम इस चीज़ को देखेंगे। तो कुछ हम लोग इसके बेसिक प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं पहले, फिर हम लोग जिस चीज़ को समझने के लिए आए हैं उस चीज़ को समझेंगे। बेसिक प्रॉपर्टीज़ में अगर डिफरेंसेस देखें तो क्या देखेंगे आप कि जो डायमंड हमारा होता है दुनिया का सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस है। कोई भी नेचुरल सब्सटेंस है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हार्डेस्ट है वो हमारा डायमंड है। हालांकि अगर आर्टिफिशियल की बात करेगा तो आर्टिफिशियल जो है वो डायमंड से भी हार्डेस्ट होता है। ग्रेफाइट की बात करें तो ये हार्ड नहीं बल्कि सॉफ्ट होता है। ग्रेफाइट हमारा कंडक्टर होता है, लेकिन डायमंड हमारा बेड कंडक्टर होता है। इससे करंट पास नहीं होता। क्यों नहीं होता इस चीज़ को भी देखेंगे। ग्रेफाइट हमारा सॉफ्ट होता है, डायमंड हमारा हार्ड होता है, तो क्यों होता है इस चीज़ को भी देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे तो इसकी डेंसिटी बहुत ही हाई होती है। हाई डेंसिटी है डायमंड का, लेकिन इसकी डेंसिटी थोड़ी लो होती है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग स्ट्रक्चर की, तो ये इसका स्ट्रक्चर 2D होता है, इसका स्ट्रक्चर जो है 3D होता है। इसके मेल्टिंग पॉइंट ग्रेफाइट से ज़्यादा होता है, ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम होता है इसकी तुलना में। तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आप डिफरेंसेस देख रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहा है। और भी अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा ट्रांसपेरेंट है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, नॉट ट्रांसपेरेंट। तो ऐसा क्यों हो रहा है। उसके और अगर बात करें तो इसमें आपको चिकनाई देखने को मिलेगी, इसमें चिकनाई आपको उतनी देखने की नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर बात करें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, तो ये अंधेरे में भी चमकता है, लेकिन ये अंधेरे में आपको चमकता नहीं दिखा देगा। डायमंड में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, एक बार लाइट जाने के बाद अंदर जाने के बाद वो वापस बाहर नहीं आ पाती, जिस वजह से ये अंधेरे में भी चमकता रहता है। लेकिन ग्रेफाइट में ऐसा नहीं होता है। तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आप डिफरेंसेस देख रहे हैं वो किस वजह से आ रही हैं। अगर हम इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो अगर हम दोनों को अगर हीट करते हैं, बहुत ही हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, लगभग अप्रोक्सीमेटली 1000 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं, तो ये CO2 दोनों ही CO2 में CO2 बना देते हैं। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, अलग अलग है। तो इसी तरह के सब्सटेंसेस को हम लोग एलोट्रॉप्स नाम देते हैं, अपरूप नाम देते हैं। जैसे इसको इस तरह से समझते हैं कि एक ही माता पिता के अलग अलग बच्चे होते हैं, तो क्या वो बच्चे एक जैसे होते हैं। उनका केमिकल ओरिजिन एक जैसा होता है, अर्थात उनका DNA एक ही माता पिता से आया है और उनका DNA काफ़ी हद तक मैच करेगा, लेकिन उनकी उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल अपीयरेंस है, वो अलग रहेगी। दोनों ही, या तो उनके जो बच्चे होंगे, संतानें होंगे, उनकी हाइट, वेट, लेंथ, उनकी IQ, उनकी इंटेलिजेंस, उनकी पर्सनालिटी, उनका अलग अलग सोचने का तरीका, सब चीज़ अलग अलग होगा। तो उसी तरह से हमारा यहाँ पर भी हीरा और ग्रेफाइट के बीच में अंतर देखने को मिलता है कि हमारा जो डायमंड है, हमारा जो ग्रेफाइट है, वो एक ही माता पिता के दो संतानें हैं, दो बेटे, अलग अलग बेटे हैं, जो उनका केमिकल नेचर तो एक ही जैसा है, मतलब वो एक ही केमिकल नेचर को पोजेस करते हैं, यानी कि वो कार्बन से ही मिलके बने हैं। और इस वजह से क्या है कि उनका केमिकल नेचर भी सेम है, लेकिन बेचारे दोनों जो हैं वो दिखने में अलग अलग हैं, उनका नेचर अलग है, डेंसिटी अलग है, किसी का डेंसिटी कम है, किसी का ज़्यादा है।
कोई कंडक्टर है तो कोई बेड कंडक्टर है, कोई सॉफ्ट है तो कोई हार्ड है। तो इस तरह के जो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज हमारा सेम होता है, तो इस तरह का सब्सटेंसेस को हम लोग एलोट्रॉप्स कहते हैं और इस घटना को एलोट्रोपी कहा जाता है। तो ओवरऑल हम लोगों ने माता पिता की एग्जाम्पल से रिलेट करना सीख लिया कि एक ही माता पिता के अलग अलग संतानें जिनका केमिकल ओरिजिन एक जैसा हो, मतलब जिनका डीएनए सेम हो, अर्थात उनका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग हो, तो इस तरह के जो फॉर्म्स होते हैं, रूप होते हैं, उन्हें हम लोग एलोट्रॉप्स कहते हैं उस एलिमेंट का, यानी कि अपरूप कहते हैं उस एलिमेंट का। अब समझते हैं कि इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बदलाव क्यों आया, मतलब एक ही माता पिता का अलग अलग बच्चा है तो उन बच्चों का अलग अलग नेचर क्यों आया, अलग अलग प्रॉपर्टी क्यों देखने को मिलता है, एक जैसा प्रॉपर्टी क्यों देखने को नहीं मिला। तो हमारे पास इस एलोट्रोपी के पीछे जो वजह है वह है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स प्रेजेंट इन इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म्स। तो सबसे जो मेन जो कारण देना रहेगा हमें वो देना रहेगा, जैसे कि अगर हमसे पूछा जाए कि वो बच्चे अलग अलग क्यों नेचर शो कर रहे हैं, तो आपके पास बहुत सारे आंसर होंगे कि बच्चों का सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, बच्चों का दोस्त का जो फ्रेंड का लिस्ट है वो किस तरह का फ्रेंड के साथ में रहता है, उनका सोशल स्ट्रक्चर, फैमिली स्ट्रक्चर, उनका बैकग्राउंड, उनका हेल्थ, उनका खान पान, उनका और भी जो अलग अलग पहलू है वो किस तरह से है, वो सारा अफेक्ट करता है उसके प्रॉपर्टीज़ को। जस्ट लाइक उसी तरह से अगर हम किसी कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, खासकर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वो डिसाइड की जाती है उनके अंदर पाए जाने वाले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के ऊपर, मतलब किस तरह से पार्टिकल आपस में जुड़े हैं किसी पार्टिकुलर फॉर्म में, तो वो डिसाइड करता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो यहाँ पे आप देखेंगे डायमंड में, तो डायमंड में क्या होता है कि एक कार्बन एटम 4 अलग अलग कार्बन एटम्स से घिरा होता है, जुड़ा होता है टेट्राहेड्रल मैनर में 109.5 डिग्री का एंगल बना करके, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे एक जो कार्बन के जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों के चारों खपत हो गए 4 अलग अलग कार्बन एटम से जुड़ने में। इस वजह से कार्बन के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। इसी वजह से कार्बन जो है वो जो डायमंड हमारा है वो क्या है, एक बेड कंडक्टर है, करंट को कैरी नहीं कर पाता क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बच जाते। दूसरी बात आप देखेंगे क्योंकि कार्बन ने 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है 4 अलग अलग कार्बन एटम से, इस वजह से। और दूसरी बात आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन रहा है, एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसकी वजह से जो डायमंड है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट हो जाता है, काफ़ी हार्ड हो जाता है, इसलिए इसे दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कहा जाता है नेचुरल सब्सटेंसेस की बात करें तो। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें अगर ग्रेफाइट में, तो ग्रेफाइट में एक कार्बन जो होता है, एक कार्बन की बात करें या एक कार्बन ले लेते हैं, तो ये 1 2 और एक ऊपर में हमारा रहेगा 3 अलग अलग कार्बन एटम से, मतलब एक कार्बन एटम 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा होता है, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल हमारा होता है। और sp2 हाइब्रिडेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडेशन था, यहाँ पे हमें sp2 हाइब्रिडेशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अरेंजमेंट क्या है कि यहाँ पे 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट देखने को मिलता है, यहाँ पे 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट देखने को मिलता है, यहाँ पे नेटवर्क अरेंजमेंट होता है, यहाँ पे लेयर बाय लेयर का फॉर्मेशन होता है, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर का फॉर्मेशन होता है। इन स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। बेसिक मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंसेस आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं। तो ये वजह जो है वह इनके स्ट्रक्चर में छिपी हुई है। स्ट्रक्चर किस तरह से है इनका मॉलिक्यूल का, वो डिसाइड करेगा इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे एक कार्बन 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ा था, और यहाँ पे क्या था, एक कार्बन 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा था। इस वजह से क्या हुआ कि कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, 4 में से 3 ने इसने खपत कर दिए 3 कार्बन से जोड़ने में, तो एक बचा रहा इसके पास इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ग्रेफाइट में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिस वजह से क्या होता है हर कार्बन एटम पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, जिसकी वजह से यह करंट को कैरी कर पाता है। लेकिन यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था तो ये करंट को कैरी नहीं कर पाया। मतलब आपने देखा ना कि फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या हो गया, डिफरेंसेस आ गए, किस वजह से, स्ट्रक्चर की वजह से आ गया। उसी तरह से यहाँ नेटवर्क सॉलिड था, काफ़ी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर था, 4 कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे थे, यहाँ पे 3 ही कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा था, तो ये बहुत ही हार्ड था, ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया। सॉफ्ट होने का दूसरा वजह ये भी था कि यहाँ लेयर बनता है तो एक लेयर दूसरे लेयर पर फिसल सकता है, इसलिए ये ग्रेफाइट हमारा जो होता है वो सॉफ्ट होता है। तो बेसिक जो रीजन है एलोट्रोपी का वह क्या है, स्ट्रक्चरल डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन ईच एलोट्रोप्स, और
दूसरा जो फैक्टर है वह है कि ये जो एलोट्रॉप्स बने हैं ओरिजिनली जब बने होंगे तो किस तरह से बने हैं, किस मेथड से बने हैं उस पर भी डिपेंड करता है, और कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएट हुआ है इन एलोट्रॉप्स के बनने में। इन सारी बातों पर हमारा एलोट्रॉपी डिपेंड करता है। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करने वाले जो फैक्टर्स हैं वह हैं मेन हमारे स्ट्रक्चर, किस तरह से अरेंजमेंट है एटम का, किस तरह से वो बने थे, कितना एनर्जी रिलीज हुआ था, गेन हुआ था, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो इस तरह से हम लोगों ने एलोट्रॉपी को समझा। तो एलोट्रॉपी को हम लोगों ने समझा कि एक ही एलिमेंट के अलग अलग चेहरे जिनका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होता है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। हालांकि कुछ केमिकल प्रॉपर्टी भी आपको सेम नज़र आएंगी लेकिन डिफरेंट नज़र आएंगी, लेकिन अधिकांश जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको सेम दिखेंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी जो होंगी आपकी वो पूरी की पूरी अलग अलग दिखाई देंगी। किसी तरह का आपको सेम नज़र नहीं आएगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी वो आपकी सेम होंगी, कुछ डिफरेंट होती हैं। तो ये जो चेहरे आपको दिखते हैं अलग अलग एक ही एटम के, एक ही एलिमेंट के, उस चेहरे को ही हम लोग क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स कहते हैं, जिनका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। आइए देखते हैं कार्बन के कितने सारे एलोट्रॉप्स होते हैं। तो कार्बन के हमारे 2 एलोट्रॉप्स हो सकते हैं, एक एमॉर्फस फॉर्म में, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में। क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमारा 3 तरह का एलोट्रॉप्स देखने को मिलता है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेंस। और एमॉर्फस में जिसमें जो मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट होता है, एटम का जो अरेंजमेंट होता है वो तितर बितर होता है, मतलब रैंडमली होता है, कोई एक ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं होता है। आपने ग्रेफाइट और डायमंड का स्ट्रक्चर देखा था, वहाँ पे जो एटम्स थे, कार्बन एटम्स, वो एक डिफरेंट और एक सिस्टमेटिक वे से जुड़े हुए थे। लेकिन यहाँ पे एमॉर्फस फॉर्म में जो कार्बन के एटम्स होंगे वो किसी भी तरह से जुड़े हो सकते हैं, जैसे कि लैम्प, ब्लैंक, चारकोल, गैस, कार्बन, कोक में जो कार्बन का अरेंजमेंट होगा वो अलग अलग तरीके से होगा, डिफरेंट वे में होगा, रेंडमली होगा, कोई ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं होगा। तो ये अलग अलग इसके रूप हैं, हमें सिर्फ इन तीनों पर फोकस करना है, यही हमारे इंपॉर्टेंट हैं। तो हमारे पास कार्बन के मुख्यतः 3 एलोट्रॉप्स हैं, अभी देखा हम लोगों ने, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन। फुलरिन की भी फर्दर बहुत सारे वेराइटी हैं, C24, C28, C32, C36, C50, C60, C70, अलग अलग तरह के हमारे फुलरिन्स होते हैं। तो ये 60, ये 50, 24, 28 जो नंबर्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कार्बन एटम्स को। अगर C60 की बात करें तो इसमें 60 कार्बन के एटम्स मिल करके एक केज लाइक का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, फुटबॉल लाइक का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। यहाँ पर भी यहाँ C50 में 50 कार्बन एटम जुड़े होंगे, C24 में 24 कार्बन एटम जुड़े होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको समझनी है कि जो C60 है एक तरह का फुलरिन है, इसकी खोज बकमिनिस्टर फुलर नामक साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए इस C60 का स्पेशल नाम रख दिया गया बकमिनिस्टर फुलरिन इसका नाम रख गया बकमिनिस्टर फुलर के सम्मान में। तो बेसिकली हमें इन्हीं तीनों पर फोकस करना है। अलग अलग लेक्चर में हम लोग डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन के बारे में पढ़ेंगे और सारी चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे, सिर्फ इनके स्ट्रक्चर को ध्यान में रख करके। सारा स्ट्रक्चर इनका सारा जो खेल है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो अंतर है वो इनके स्ट्रक्चर पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप सारा चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं आसानी से। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन में जो बेसिक अंतर है स्ट्रक्चर के आधार पर किस तरह से याद रखेंगे, उस चीज़ को सीखेंगे। आई होप आपको एलोट्रॉपी समझ में आ गई हो और एलोट्रॉपी का वजह समझ में आ गया हो। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।